राजा और वो कुर्सी जो झूठ पकड़ लेती थी। बहुत समय पहले एक ऐसे विशाल और हरे भरे राज्य में, जहाँ चंदन के जंगल अपनी खुशबू बिखेरते थे और मीठे पानी की नदियाँ इठलाती हुई बहती थीं, वहाँ धर्मपुर नाम का एक अत्यंत न्यायप्रिय राज्य था। इस राज्य पर महाराज धर्मपाल राज करते थे। महाराज धर्मपाल अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें पूजती थी क्योंकि उनके राज में किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। लेकिन महाराज धर्मपाल के मन में एक ही चिंता रहती थी कि कहीं कोई दोषी बच न जाए या कोई निर्दोष सजा न पा जाए। वे चाहते थे कि उनका न्याय इतना सटीक हो कि कोई भी झूठ उनसे छिप न सके। एक दिन राज्य के एक कोने में, जहां प्राचीन ऋषियों का निवास माना जाता था, वहां एक बूढ़े और अनुभवी साधु प्रकट हुए। वे महाराज धर्मपाल की ख्याति सुनकर स्वयं उनसे मिलने आए थे। साधु ने महाराज के दरबार में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर शांति और आंखों में दिव्य चमक थी। महाराज धर्मपाल ने उनका यथोचित सम्मान किया और पूछा, हे महात्मा, आपके आगमन से मेरा दरबार धन्य हुआ। आपकी क्या आज्ञा है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी न्यायप्रियता की कीर्ति दूर दूर तक फैली है और मैं उसी की परीक्षा लेने आया हूँ। मैं आपको एक ऐसा उपहार देना चाहता हूँ जो आपके न्याय को और भी अचूक बना देगा। ये कहकर साधु ने अपने झोले से एक अद्भुत कुर्सी निकाली। ये कुर्सी साधारण लकड़ी की नहीं थी, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था मानो इसे गहरे काले रंग के पत्थरों से तराशा गया हो। इसकी नक्काशी इतनी बारीक और जटिल थी कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। उस पर सुनहरे धागों से रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे, जो हल्की हल्की चमक बिखेर रहे थे। ये सत्य सिंहासन था। साधु ने समझाया, महाराज, ये कोई साधारण कुर्सी नहीं है। ये वो कुर्सी है जो झूठ पकड़ लेती थी। इस पर बैठकर कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। जैसे ही कोई व्यक्ति झूठ बोलने का प्रयास करेगा, ये कुर्सी कंपन करने लगेगी और उस पर बने सुनहरे प्रतीक लाल रंग में चमक उठेंगे। ये कुर्सी केवल सच को स्वीकार करती है। साधु ने महाराज को सावधान करते हुए कहा, इसकी शक्ति असीमित है, परंतु इसका उपयोग केवल सच्चाई और न्याय के लिए ही करना। इसका अपमान या दुरुपयोग करने पर यह अपनी शक्ति खो सकती है। इतना कहकर साधु उसी तरह अदृश्य हो गए जैसे वे आए थे। महाराज धर्मपाल ने उत्सुकता से कुर्सी को अपने न्याय कक्ष में स्थापित करवाया। न्याय कक्ष अब और भी भव्य लग रहा था, क्योंकि उसके बीच में सत्य सिंहासन अपनी अनोखी आभा बिखेर रहा था। राजा ने घोषणा की कि अब से सभी मुकदमे इसी कुर्सी पर बैठकर सुने जाएंगे। पहले ही दिन एक मामला सामने आया। दो व्यापारी थे, रमेश और सुरेश, जो एक बड़ी जमीन के टुकड़े को लेकर झगड़ रहे थे। रमेश का दावा था कि जमीन उसकी है और सुरेश कह रहा था कि ये उसकी पुश्तैनी जमीन है। सबूत अस्पष्ट थे। महाराज धर्मपाल ने पहले रमेश को कुर्सी पर बैठने को कहा। रमेश ने अपनी बात कहना शुरू किया, महाराज, ये जमीन मेरी है। मेरे पिता ने इसे खरीदी थी। जैसे ही उसने पिता ने इसे खरीदी थी कहा, कुर्सी में हल्का कंपन हुआ और उस पर बने सुनहरे प्रतीक लाल रंग में चमक उठे। महाराज धर्मपाल चौंक गए। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि रमेश झूठ बोल रहा है। फिर सुरेश की बारी आई। सुरेश ने कहा, महाराज, ये जमीन वास्तव में मेरी पुश्तैनी है, जो मेरे परदादा से चली आ रही है। कुर्सी शांत रही और उसके प्रतीक वैसे ही सुनहरे बने रहे। महाराज ने मुस्कुराकर फैसला सुनाया कि जमीन सुरेश की है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने अपनी आंखों से कुर्सी का जादू देखा था। कुछ ही दिनों में सत्य सिंहासन की खबर पूरे राज्य में फैल गई। दूर दूर से लोग अपने झगड़े सुलझाने के लिए धर्मपुर आने लगे। महाराज धर्मपाल के न्याय की ख्याति आसमान छूने लगी। अपराधी डरने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस कुर्सी पर बैठकर वे झूठ नहीं बोल सकते। राज्य में अपराध कम हो गए और शांति व समृद्धि चारों ओर फैल गई। महाराज धर्मपाल को अपनी कुर्सी पर बहुत गर्व था। वे सोचते थे कि उन्होंने एक ऐसा साधन पा लिया है जिससे उनके राज्य में कभी अन्याय नहीं होगा। लेकिन समय के साथ महाराज के मन में एक सूक्ष्म बदलाव आने लगा। जब हर कोई सच बोलता था तो न्याय करना बहुत आसान हो गया था। उन्हें अब ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था, ज्यादा सबूतों की जांच नहीं करनी पड़ती थी। वे बस लोगों को कुर्सी पर बिठाते, उनकी बात सुनते और कुर्सी के संकेत से फैसला कर देते। धीरे धीरे महाराज धर्मपाल को लगने लगा कि उन्हें अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उनकी अपनी न्यायिक क्षमता पर आधारित निर्णय लेने की आदत छूटने लगी थी। उन्हें लगता था कि कुर्सी ही सब कुछ कर देती है।
वे अब अपने मंत्रियों से भी सलाह कम लेने लगे। उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव पर कम और कुर्सी पर ज्यादा भरोसा हो गया था। उनकी अपनी तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमताएं कमजोर पड़ने लगी थी। एक दिन राज्य में एक बहुत ही पेचीदा मामला आया। एक जासूस पर देशद्रोह का आरोप लगा था। ये मामला बहुत संवेदनशील था, क्योंकि इसमें दूसरे राज्यों के साथ संबंधों का भी सवाल था। जासूस को सत्य सिंहासन पर बिठाया गया। उसने अपनी बात कहना शुरू किया। महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कभी अपने राज्य के साथ विश्वासघात नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, कुर्सी पर लाल चमक आई और वो जोर से कंपन करने लगी। महाराज ने तुरंत फैसला सुनाया, ये कुर्सी झूठ बोलती नहीं जासूस, तुम दोषी हो। लेकिन जासूस चीखा, नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने विश्वासघात नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ ऐसा देखा है जो हमारे राज्य के लिए खतरा है और मैं उसे बताने से डर रहा हूँ। कुर्सी फिर से कंपन करने लगी, लेकिन इस बार कंपन पहले से कहीं ज्यादा तेज था और लाल चमक और भी तीव्र हो गई थी। महाराज धर्मपाल उलझन में पड़ गए। कुर्सी हमेशा सच बताती थी, लेकिन जासूस की आवाज में इतनी सच्चाई और डर क्यों था? उन्होंने पहली बार कुर्सी के फैसले पर सवाल उठाया। तभी साधु के शब्द उनके कानों में गूंजे, इसकी शक्ति असीमित है, परंतु इसका उपयोग केवल सच्चाई और न्याय के लिए ही करना। महाराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का उपयोग करना छोड़ दिया था और पूरी तरह से कुर्सी पर निर्भर हो गए थे। उन्होंने कुर्सी को केवल हाँ या ना का जवाब देने वाली मशीन समझ लिया था, न कि एक साधन जो सच्चाई की ओर इशारा करता है। उन्होंने अपनी खुद की निर्णय लेने की क्षमता का अपमान किया था। महाराज धर्मपाल ने कुर्सी से उतरने का फैसला किया। उन्होंने जासूस को भी कुर्सी से उतार दिया और उसे शांत होने को कहा। उन्होंने कहा, जासूस, मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। जासूस ने महाराज की आंखों में विश्वास देखा। उसने बताया कि एक पड़ोसी राज्य, जिसे सब मित्र मानते थे, वास्तव में धर्मपुर पर हमला करने की योजना बना रहा था। उसने ये भी बताया कि उसने ये सब देखा था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने सच बताया तो उसे गद्दार मान लिया जाएगा। महाराज धर्मपाल ने अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव का उपयोग करके जासूस की कहानी की पुष्टि की। उन्होंने गुप्त रूप से जांच करवाई और जासूस की बात सच निकली। पड़ोसी राज्य सचमुच विश्वासघात करने वाला था। महाराज ने तुरंत अपनी सेना तैयार की और समय रहते अपने राज्य को बचा लिया। इस घटना के बाद महाराज धर्मपाल ने सत्य सिंहासन को न्याय कक्ष में ही रहने दिया, लेकिन उन्होंने उसका उपयोग बदल दिया। वे अब कुर्सी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते थे। वे पहले अपने विवेक, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने मंत्रियों की सलाह से मामलों की सुनवाई करते थे। जब सब कुछ अस्पष्ट होता था और उन्हें अंतिम सत्य की आवश्यकता होती थी, तभी वे किसी व्यक्ति को सत्य सिंहासन पर बैठने को कहते थे। महाराज धर्मपाल ने सीखा कि एक शासक के लिए किसी जादुई वस्तु पर पूरी तरह निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। असली न्याय कुर्सी में नहीं, बल्कि स्वयं शासक के ज्ञान, अनुभव और विवेक में निहित होता है। सत्य सिंहासन केवल एक सहायक था, एक उपकरण जो सच्चाई की एक झलक दिखा सकता था, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय मन को ही लेना चाहिए था। धर्मपुर फिर से न्याय और समृद्धि का प्रतीक बन गया और महाराज धर्मपाल की ख्याति और भी बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा था और अपनी बुद्धिमत्ता को फिर से हासिल कर लिया था। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी उपकरण या बाहरी शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता हमें अपनी आंतरिक क्षमताओं से दूर कर सकती है। भले ही कोई वस्तु कितनी भी जादुई या सहायक क्यों न हो, हमें अपनी बुद्धिमत्ता, विवेक और निर्णय लेने की क्षमता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा ज्ञान और न्याय हमारे भीतर ही निहित होता है और हमें उसे लगातार विकसित करते रहना चाहिए। अलविदा तो बस एक पल होता है, कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। आशा है ये कहानी आपके हृदय को छू गई होगी। कल फिर लौटेंगे एक नई अनकही दास्तान के साथ। जुड़े रहिए, सुनते रहिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।